हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 6 है उसकी जो सेकंड शिफ्ट है 9 मई को हुआ है, आपको पता ही है। 3 शिफ्टों में टोटल पेपर हुआ है, लेवल 6 के लिए हुआ है। 9 तारीख को हमारा 2 शिफ्टों में हुआ है और 10 तारीख को लेवल 4 के लिए हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो 9 मई के लिए लेवल 6 के लिए जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर हम अपलोड कर चुके हैं। अब हम सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों को देखनी चाहिए जो अभी आने वाले लेवल्स के एग्जाम देने वाले हैं, और इवन ग्रुप डी के भी जो एग्जाम देने वाले हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस टाइप का पेपर पूछा जा रहा है। और अगर आप इस जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है इसको बना पा रहे हो तो एनटीपीसी की जो अदर लेवल है और ग्रुप डी की लेवल है उनको इजीली कर लोगे। तो उससे अगर आपको एक कॉन्फिडेंस में मिलेगा अगर आप अच्छे से बना पा रहे हो, और आपको थोड़ा न्यू पैटर्न भी पता चल जाएगा, क्योंकि टीसीएस पेपर बना रही है तो जो पहले पेपर होता था एनटीपीसी का 2016 में, वो वैसा पेपर तो ये था नहीं। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत टारगेट किया हुआ है, जैसे कि मैथ्स में सीआईएसआई वगैरह से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही अगर रीजनिंग की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से काफी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मैथ्स का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप कहोगे तो रीजनिंग के भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 11, 15, 20 और 30 प्रत्येक में से क्या के को घटाया जाता है, के ग्रेटर देन 0 है। तो बोल रहा है कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, यानी प्रोपोर्शन में होती हैं। देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, जो मेरे पास क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ सके आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 नंबर है, ये क्या है, प्रोपोर्शन में होंगे अगर इन सब में से के घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक नंबर निकालना होगा के। अब इसके दो तरीके हैं, अगर आप बेसिक से बनाओ कि सब में से माइनस करो के और फिर रेशियो लो, पहले और दूसरे का, दूसरे और तीसरे और चौथे का, वहां से के की वैल्यू निकालो, तो वो एक लेंदी तरीका हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। वो क्या है, देखो, आपने अगर पहले नहीं पढ़ा होगा तो एक एक स्टेप ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 15 और 11 का डिफरेंस कितना आया, 4। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20 और 30 का डिफरेंस कितना आया, 10। ठीक है, और अब इनका निकालेंगे रेशियो। तो अगर इनका हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लिया। अब क्या करते हैं, जो ये हमारा थर्ड नंबर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले से, तो कितना आ जाएगा, ये 20 दूनी 40, और 5 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले नंबर को, तो ये कितना हो जाएगा, 55। ये हो गया ना। अब क्या करते हैं, वापिस इनका डिफरेंस लेते हैं, तो 40 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी, 40 और 55 का डिफरेंस आ जाएगा 15। ये जो 15 वैल्यू है ये किसी की वैल्यू है, ये देखो 5:2 था ना, इसका डिफरेंस निकालो। 5 और 2 का डिफरेंस निकालो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है। और यहाँ से जो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वही के की वैल्यू होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 क्या हो गया हमारा, के की वैल्यू हो गई। के क्या था, एक ऐसा नंबर था जिसको हम सब में से घटा रहे हैं, तो जो नंबर है वो समानुपात में आ रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या स्टेप किया, पहले मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया है, फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया है, फिर उसका मैंने रेशियो लिया है, फिर मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जो थर्ड नंबर है हमारा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किया है इस रेशियो से, तो 40 हो गया। और जो इस 5 को मल्टीप्लाई किया है पहले वाले नंबर से। ठीक ठीक है, तो हमारा ये आ गया। वापिस क्या लेते हैं, इनका भी डिफरेंस लेते हैं हम, और जो रेशियो आया था उसका भी डिफरेंस लेते हैं, वो इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो 1 रेशियो आता है वही हमारा जो नंबर होता है जिसको हम जोड़ते हैं घटाते हैं, तो संख्याएं प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, तो हम के पता चल गया। अब आगे बोल रहे हैं, तो 2k + 2 और 3k स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, देखो आपको के पता चल गया, तो किस किस के बीच मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, 5 दूनी 10 और 2 12। एंड दूसरा क्या है हमारा, के की वैल्यू 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 के 75, तो 12 और 75 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती पता है आपको, √a भी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणा 75, यही हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो इसको, एक तो तरीका, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका देखो, इसके फैक्टर करते हैं। ऐसे फैक्टर करते हैं जिनके रूट आसानी से निकल जाते हैं। इसको लिख देते हैं 25 गुणा 3 और इसको 12 ही रहने देते हैं। देखो अब क्या होगा, इस 12 और 3 मिलके बना देंगे 36, 36 का 6 बार निकल के आ जाएगा, और 25 का कितना आ जाएगा, 5, तो 6 पंजे 30, तो 30 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 1 है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, अगर आपने ऐसे पहले नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ आया होगा। बाकी आप देखो ऐसे, फिर तो वही तरीका है कि आप ऐसे 1 1 2 2 1 2 3 4 5 ऐसे घटा के जाओ और देखो कि प्रोपोर्शन में है, या फिर वैसा नहीं करना है तो नॉर्मली के घटा के आप
क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट तरीका था वो मैं आपको बता रहा हूँ इस सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे इनकी जो माध्यिका है, माध्यिका को हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, वो 6 है। तो बोल रहे हैं ए का मान कितना होगा, जहाँ ए क्या है, एक प्राकृत नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। देखो मीडियन क्या होती है, किसी भी जो ये हमारे डेटा दिए गए इनकी मीडियन क्या होती है, मीडियन क्या होती है, जितने भी डेटा दिए गए हैं उनको पहले हमें लिखना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले हम डेटा को। उसके बाद जो हमारी मिड टर्म होगी वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। इन जितना भी डेटा होगा उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनकी जो मिड टर्म होगी वही हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। देखो अब टर्म की बात करें तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। तो जो हमारी मीडियन क्या होगी, हमारी जो मीडियन होगी वो कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। ठीक है, तो मैं आपको इन सबको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ थर्ड टर्म ढूंढनी है डायरेक्टली। तो देखो सबसे छोटा टर्म कौन सी हो जाएगी, ये हमारी पहली टर्म हो जाएगी, क्योंकि a/4 सबसे कम है। इसके बाद क्या है हमारा, देखो ये हो जाएगा a/2, यानी ये हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म। क्योंकि देखो आप परसेंटेज का भी यूज कर सकते हो, ए को भूल जाओ, जैसे कि ये 1/4 25% होता है, 1/2 50% होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड तो अगर हम बात करें 2a/3 कितना, देखो 2/3 तो 66% होता है, और 3a/5 ये कितना होता है, 60% होता है, यानी ये हमारी थर्ड टर्म है। और यही हमारा क्या है, मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन क्या है हमारी, 3a/5 है, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 6 दी है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 3 से 2 टाइम कट जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए 10 आ गया। तो हमसे पूछा गया, इसने ए ही पूछा है, जो कि 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके ये है, बोल रहे कि एक विद्यालय में कक्षा 5 6 7 में क्रम से इतने 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 छात्र हैं, इन छात्रों को यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। ओके, बोले यदि प्रत्येक बस में जो छात्रों की संख्या क्या है, सेम है। ओके, और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हों, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या क्या है। देखो यहाँ से इस क्वेश्चन का पता चल रहा है क्या करना है। तो बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे जिनको एक बस में बिठाना है, और सेम नंबर में होंगे, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, इनका HCF होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जो डेटा दिया है हमारा इसका हमें HCF निकालना है। देगा, ठीक है, देखो HCF मैंने आप जो लास्ट वीडियो था उसमें भी बताया था HCF निकालने का तरीका। तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे ऑप्शन से। देखो हमें HCF निकालना है, नहीं सबसे बड़ा से बड़ा लेना है। सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं ऑप्शन में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, सबसे बड़ा हमारा 50 है। लेकिन देखो 50 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो 50 तो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों नंबर 50 से डिविजिबल होना चाहिए ना, 50 नहीं होगा। 50 के बाद दूसरा बड़ा क्या है, 40 है। देखो और 40 की बात करें तो 40 से पूरा डिविजिबल है, 40 से बात करें तो ये भी पूरा डिविजिबल है, ये भी पूरा डिविजिबल है। तो 40 ही हमारा ऐसा नंबर हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको इतना, ये हमारा नॉर्मली इजीली हो जाएगा ऑप्शन की सहायता से। ठीक है, अब चलो अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो प्रॉपर मेथड में आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछले वाले जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन था उसमें भी बताया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन है सेम टाइप के बनाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है शिफ्टों में। मैंने क्या कहा था, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 0 12 6 गया 6 और 5 में से 4 गया 160 आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, देखो ये 280 है, 120 से कितना हो जाएगा, ये 500 140 हो गया ये। ठीक है, अब ऐसा नंबर कौन सा है सबसे बड़ा से बड़ा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका वापस डिफरेंस ले सकते हो। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 140 और 160 का डिफरेंस 40 ही आ गया। तो यहाँ तो डायरेक्ट निकल के आ गया हमारा जो 40 है ये नंबर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे यहाँ पे, क्योंकि देखो जो HCF होता है हमारा वो क्या होता है, ये जो हम डिफरेंस लेते हैं या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। बोले कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा। तो हम वैल्यू रख देते हैं इसमें 2/3 पाई आर। आर कितना है, देखो 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 27, 3 से कट जाएगा 9 टाइम 9 दूनी आ जाएगा 18, तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला सेकंड। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस आसान है, कुछ क्वेश्चंस टफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पेपर टफ पूछा था, ऐसा नहीं है। ओके, देखो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे कि x की वैल्यू दी गई है और ये हमें निकालना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आप पहले क्या करो, इसका रेशनलाइजेशन करके x को निकालो।
ये 2 माइनस रूट 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो ऊपर तो क्या बन गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ जाएगा 2 रूट 3 का डबल 4 रूट 3 डिवाइड। यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 ही आ जाएगा। यानी ये बेसिकली कितना आ गया, 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, x माइनस 7 निकालना है। तो ये जो दिया है 7 प्लस 4 रूट 3, इसमें से हम क्या करते हैं, 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें x माइनस 7 निकालना है। तो उससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी ये सिर्फ 4 रूट 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमसे यही पूछा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 तिया 48। इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान है। देखो इसको सॉल्व करना है, 0.25 का हो जाएगा ये 0.5 प्लस 49 है, 49 का 0.7 हो जाएगा, और पॉइंट आ जाएगा 1 के 2 के बाद 0.07 है। लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई और है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस, ये 0.3 है और इसका 0.3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो है हमारा 0.5 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 0.14 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 0.09। ठीक है, तो देखो ये 0.50 है और 0.14 है, ये कितना हो गया, 0.64 हो गया। इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 0.09। तो 64 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 0.55 बच जाएगा। ये 14 में से 9 गया तो 5 और ये 5, तो 0.55 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें गिवन है सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोले एक तरबूज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। एक तरबूज है, आधार की जो बेस की जो लंबाई है ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। देखो ऊंचाई मान लो x है, तो लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये x प्लस 6 है। आगे बोल रहे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई निकालनी है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार x है, नहीं x प्लस 6 है हमारा, और ऊंचाई क्या है हमारी x है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 108। ठीक है, देखो यहाँ से अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 6 इंटू एक्स, ये कितना आ गया, 216 आ गया। ठीक है, 216 देखो 6 का क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसकी वैल्यू 216 है। देखो आप डायरेक्ट भी अगर निकालना चाहो तो हिट एंड ट्रायल से वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या हो सकती है x की वैल्यू, 10 की, अगर 10, तो देखो 10 तो नहीं होगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 160 होंगे। 12, देखो 12 हुआ तो 144, और 12 हुआ तो 12 6 की 72, 4 2 6 14 7 21 221, यानी ठीक है x बराबर 12 हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमारी 12 आ गई, तो हमसे पूछा गया है तरबूज के आधार की लंबाई, आधार है x प्लस 6, तो 12 और 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये तरीका था क्या, देखो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाओ, क्योंकि आप जरूरत नहीं होती, कभी कभार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत होती है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो इसके फैक्टर करते हैं। 216 हमको पता है 6 का क्यूब होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 होता है कि नहीं, ये होता है। देखो अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि एक x आ जाए और एक x प्लस 6 आ जाए, यानी 6 एक्स्ट्रा आ जाए। तो यहाँ से 6 से हम देखो और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक 6 को 6 गुणा 3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इस 6 को मैंने तोड़ा है 2 गुणा 3 में, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, 12 और 18 हो गया। ठीक है, देखो फैक्टर हो गया ना, एक अगर x हमारा 12 है तो x प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, तो x 12 आ गया। ठीक है, तो एक तरीका हो गया। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के अगर ऑप्शन की सहायता से या नॉर्मली हम इंटेंट ट्रायल से कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ओके, ये बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए, यानी 16 महीने की बात कर रहा है ये। ठीक है, निवेश किया जाता है। बोले जिस ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यदि प्राप्त जो चक्रवृद्धि ब्याज है इतना रुपए है, तो निवेशित धनराशि कितनी होगी। देखो आपने बहुत सारे तरीके याद कर रखे होंगे कि जब रेट हाफ ईयरली होती है तो हमारा जो रेट है वो आधा हो जाता है, वो सब, तो देखो वो सब याद नहीं करना। सिंपल हमें दिया गया है कि 18% वार्षिक रेट है, यानी जो 12 मंथ की रेट है हमारी वो कितनी है, 18% है।
ठीक है, अब हमसे जितने मंथ की पूछा है ना उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। हमसे बोल रहा है कि 8 मंथ के हिसाब से हम इसको कंपाउंड कर रहे हैं, तो 12 महीने की ये है, तो यहाँ से 8 महीने की निकाल लेते हैं सिंपली। कितना हो जाएगा 18/12 इंटू 8, 6×2 = 12, 6×3 = 18 और 2 से 4 टाइम चले जाएगा, 4×3 = 12। रेट कितनी आ गई हमारी 12% आ गई। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इतना दिया हुआ है, तो अब पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या था। देखो 12% के हिसाब से अगर मैं कहूँ 2 साल का, क्योंकि अब साल वाल नहीं है, सिंपली हम 8 के हिसाब से एक तरीके से 2 साल ही हो गए। तो जब 2 बार हम इसको कंपाउंड करेंगे तो आप ये वाले फॉर्मूले से जो इक्विवेलेंट रेट है वो निकाल सकते हो। देखो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, और 12×12 144 में 100 का भाग देंगे तो 1.44। तो बेसिकली 25.44% हमारी क्या हो गई, रेट हो गई। और ये जो हमें दिया गया है ये ब्याज दिया है, यानी इसकी वैल्यू ही दी है हमें 25.44% की वैल्यू ये दी है 3816। और हमसे पूछ रहा है कि निवेशित धनराशि कितनी होगी। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 2544 दिया गया है। देखो 4 से कट जाएगा ये, 4×6 = 24, बचे 1, 4×3 = 12, 2 24, 4×6 = 24, 4 से इसको काटूंगा 4×9 = 36, बचे 2 21, 4×5 = 20, 1 16, 4 4 16 00। और देखो अभी भी 4 से कट जाएगा, यानी 16 से ही कट रहा था पहले, कोई नहीं 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, बचे 2 23, 4×5 = 20, 3 36, 4×9 = 36, और ये चल जाएगा 4×2 = 8, 1 15, 4×3 = 12, 3 34, 4×8 = 32, 2 20, 4×5 = 20 00। 9 1 10 5 15 है, और ये है कितना है 3 2 5 15 18, 3 से कट जाएगा ये, 3 5 15, 3 3 9, और 3 7 21, बचे कितने 2 28, 3 9 27, बचे 1 15, 3 5 15 0। देखो 53 की वैल्यू ये है, 53 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट। 53 एकम 53, बचे कितना 9 में से 3 गया तो 6, और 7 में से 5 गया तो 26 बचा, और 65। देखो 53 है, और 53 का अगर 5 टाइम करते हैं तो कितना आता है 250 और 15। ठीक है, पूरा 5 टाइम चले जाएगा ये, और 0 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 150। हमें निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगी 15,000 रुपये। यही हमारा प्रिंसिपल है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें गिवन है 2। ठीक है, तो ये हमारा सीआई का क्वेश्चन था। देखो सीआई क्वेश्चन को बहुत टारगेट किया है, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारी पिछली वाली शिफ्ट थी उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन थे सीआई से। ठीक है, तो अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो आप कोशिश करो कि 1 महीना आपके पास इस चीज को सुधारो, जिससे आपको बेनिफिट मिले। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है के का वह अधिकतम मान निकालना है जिससे कि जो 6 अंकों वाली संख्या है हमें के स्थान पर रखने पर यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। देखो इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। नंबर क्या है हमारा 24312 के है, ये डिविजिबल है 6 से। 6 से डिविजिबल होने का मतलब है 2 और 3 से डिविजिबल है, और के की हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो देखो इतना तो श्योर है कि के की वैल्यू क्या आएगी, जब 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन आएगी। लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा है, सारे ऑप्शन इवन रख दिए हैं, तो उस चीज का तो हम फायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आपको पता है 3 का रूल तो आपको पता है ना, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, फिर जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी वो निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ पे 3 तो छोड़ देंगे, 3 के जितने मल्टीपल में होंगे उनको हम छोड़ देंगे, 2 और 1 3 इसको भी छोड़ देंगे, और 4 2 6 है, 4 2 6 है। देखो ये सब कुछ कट पिट रहा है, इतना यार ना 6 3। ओके, तो हमारा के बचा है, के को हमें सिर्फ 3 से डिवाइड करना है, तो के की हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो देखो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, देखो के की वैल्यू आ सकती है 3 6 9, ये सब आ सकता है ना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जो के 6 से डिविजिबल है, यानी 2 से भी डिविजिबल है, तो लास्ट में 9 नहीं आ सकता, ऑड नहीं आ सकता, तो ये तो हो जाएगा हमारा अलग। तो अब देखो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, फिर 6 ही हमारा हो सकता है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, और 3 से तो है ही है, तो 6 हमारा ऐसा नंबर हो जाएगा जो मैक्सिमम नंबर है, जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि देखो 2 से होने के लिए तो जो हमारा लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। वैसे भी ऑड दिया नहीं था ऑप्शन में, लेकिन मैं आपको एक पूरा तरीका मैंने बता दिया कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी, 0 भी हो सकते थे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लेते तो हम 9 लेते, लेकिन 9 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला कि द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 48.2। 25 नंबर का जो हमारा एवरेज है वो है 48.2।
द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 47। जो फर्स्ट 10 नंबर है उनका एवरेज 47 है। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 49। लास्ट जो 12 नंबर है उनका हमारा एवरेज 49 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा है ओवरऑल, हम पहले बात करें तो यहाँ पे हमारा एवरेज 48.2 था और यहाँ पे कितना आ गया 47 आ गया। कितना कम है एवरेज से, ये 1.2 कम है। कितने नंबर्स पे कम है, 10 नंबर पे कम है। ठीक है, तो सम है -12 कम हो गया। यहाँ की बात करें तो ये कितना ज्यादा है एवरेज से, 0.8 ज्यादा है। 48.2 से 0.8 ज्यादा है। कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। तो 12 8 96, 9.6। ठीक है, तो ये प्लस का 9.6 आ गया। तो ओवरऑल क्या हुआ देखो, 0.96 है, 0.4 यहाँ से बचा 10 और 2, यानी माइनस का 2.4 क्या है, सम है ये हमारा, कम है, -2.4 है। आगे बोल रहा है देखो, अब जो ये सम हमारा -2.4 कम है, ये किस लिए है, क्योंकि देखो टोटल नंबर 25 थे, अब 12 और 10 22 का तो ये हो गया। अब जो नंबर हमने हटा दिए हैं उनका एवरेज इसलिए कम है क्योंकि जो बचे हुए नंबर है उनका सम है वो 48.2 तो होगा ही, यानी जो एवरेज की बात करें देखो 12 और 10 22 नंबर हो गए, जो बचे 3 नंबर है उनका जो एवरेज 48.2 तो होगा ही। तो सम कितना हो जाएगा, 48.2 गुणा 3, इतना तो होगा ही। इसके साथ जो ये -2.4 है, ये जो जो बाकी के नंबर थे ये कम लेके जा रहे हैं, इसको बैलेंस कौन करेगा, ये वाले जो 3 नंबर हैं, क्योंकि ये ज्यादा होंगे, ये 2.4 ज्यादा होंगे, तो ये हमारे 3 नंबर का क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज ऑफ 58 69 एंड द रिमेनिंग नंबर। ठीक है, तो इन 3 नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 3 चौको 12 और 2 14, 144.6 तो यहाँ से आ गया। और ये है 2.4, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 6 और 4 10, 1 4 2 6 और 1 7 और 4 147 आ गया इनका सम। और बाकी नंबर कितने हैं, 58 और 69, ये कितने हो जाएंगे देखो, 6 और 5 110, तो ये हो जाएंगे 119 और 127 और हो जाएंगे, 147 ये है, 127 ये हो जाएंगे। तो टोटल हमारे 5 नंबर हो गए, इनका सम कितना आ जाएगा, 7 और 7 14, 1 4 2 6 और 1 7 और 1 और 1 274 हो गए। हमें हम पूछा है एवरेज, तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। 5 5 25 बचे कितने, 2 24, 5 चौके 20, बचे 4 5 8 40, 54.8 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड गिवन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखो ये भी एवरेज से, ये बोल रहा है कि रेणु ने के प्राप्तांक 9 के स्थान पर गलती से क्या हो गया, 99 लिख दिया है, जिससे क्या हुआ है, जो कक्षा का जो एवरेज है वास्तविक औसत से 2.25 एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो नंबर कितना एक्स्ट्रा लिखा है हमने, 90 एक्स्ट्रा लिखा है, नंबर तो कितना है 90 एक्स्ट्रा लिखा है, और जो एवरेज उसकी वजह से एवरेज कितना एक्स्ट्रा आया है हमारा, एवरेज जो हमारा एक्स्ट्रा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 2.25। ठीक है, तो बोला कि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि देखो एवरेज एक्स्ट्रा कितना है हमारा 2.25 है। देखो सम, और सम हमारा एक्स्ट्रा कितना है 90 है, तो यहाँ से नंबर निकालेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, बाकी डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए नंबर कैसे निकल जाएगा, जितना सम एक्स्ट्रा है उसमें डिवाइड कर देंगे जितना एवरेज एक्स्ट्रा है 2.25, और इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ तो 2 जीरो में ऊपर चिपका रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये चले जाएगा 25 से, 25 नंबर 225 और 25 3 75, 15 25 6 150 और 9 चौक 36, 40 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड गिवन है। बोल रहे कि अवरा है ए से बी तक 74 की चाल से जाती है। देखो ये हम पॉइंट मान लेते हैं, मान लिया कि ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये 74 की स्पीड से इधर जा रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि और बी से ए तक उसी मार्ग से इतने की स्पीड से आती है। ठीक है, तो बोला कि दोनों तरफों उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, 2ab अपॉन a प्लस बी। आपने पढ़ा होगा जब सेम डिस्टेंस होती है तो एवरेज स्पीड हमारी इतनी हो जाएगी। तो देखो 2a की वैल्यू कितनी है हमारी 74, और b कितना है हमारा 111, और a प्लस बी ये कितना हो जाएगा 111, और 74 कितना हो जाएगा 111 और 74 हो जाएगा, देखो 174 175 185 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखो एग्जैक्ट आंसर आ नहीं रहा है क्योंकि ज्यादातर डेटा ऑप्शन पॉइंट में है। 37 दूनी 74 होते हैं, देखो 37 दूनी 74 होते हैं, तो अगर इस 37 से कटेगा और लास्ट में 5 आ रहा है तो चेक कर लेते हैं 37 पंजे कितने होते हैं, देखो 150 और 185, हाँ बिल्कुल ये 5 टाइम कट रहा है 37 से। ठीक है, तो इसके बाद क्या बचा हमारा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाकी बचे हुए को।
दो दूनी चार, चार से 111 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 444, और 5 से डिवाइड करना है तो देखो 5 8 40 बचे 4 44, 5 8 40, 4 40, 5 8 40, 88.8 हो जाएगा हमारा आंसर। वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि चट्टान पर बैठा एक व्यक्ति है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो समान चाल से इसकी ओर आ रही है। 10 मिनट बाद एंगल जो अवनमन कोण है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो मुझे नाव द्वारा तट तक पहुंचने में कुल कितना टाइम लगेगा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया गया यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है इस वाली पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, वो नाव को देख रहा है, नाव हमारी पॉइंट है इस पॉइंट पर। हमें जो दिया है अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो ये वाला एंगल 30 होता है तो ये 30 हो जाएगा, और बाद में ये क्या हो रहा है 60 में चेंज हो रहा है, यानी ये वाला 60 है। देखो, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है इसको 10 मिनट लग रहा है, तो पूछ रहा है कि जो इस पॉइंट तक आने में, यहाँ तक आने में इसको टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो 60 के केस में ये √3 होता है, और ये कितना होता है 1 होता है, और 30 के केस में क्या होता है ये 1 होता है, और ये पूरा क्या होता है √3 होता है। ठीक है, तो देखो एक केस में तो हम कह रहे हैं कि ये 1 है, एक केस में √3, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो इसको क्या करते हैं सेम बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन से रेशियो को हम चेंज कर रहे हैं, कौन से रेशियो को हम इक्वल बना रहे हैं, ये जो सेकंड वाले इसको √3 बना रहे हैं, तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ये 1 था, पूरा 3 है तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 यूनिट को तय करने में हमें 10 मिनट लग रहा है, तो हमें टोटल कितनी यूनिट तय करनी है। देखो 2 यूनिट को तय करने में हमें 10 मिनट लग रहा है, तो टोटल हमें 3 यूनिट तय करनी है, तो कितना टाइम लग जाएगा। एक की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 15 मिनट आ जाएंगे, टोटल 15 मिनट का टाइम लगेगा इस पॉइंट तक इसको आने में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना दिया है। ये बोल रहा है कि PQRS क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, सर्कल के अंदर जो हमारा क्वाड्रिलेटर होता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, बोला है जिसका सेंटर O है, और PQR और PSR का रेशियो है 11:7। देखो PQR यानी ये वाला एंगल, और PSR यानी ये वाला एंगल, इसका 11:7 है। ठीक है, आपको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसमें आमने सामने का एंगल कितना होता है 180 होता है, यानी जो 18 यूनिट है उसकी वैल्यू 180 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री 10 आ जाएगी, तो हमारा एक एंगल कितना हो गया 110 हो गया, और ये वाला दूसरा कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 110 लिख दिया, ये 70 लिख दिया। आगे बोल रहा है कि जो PQ और QR बराबर है, PQ यानी ये वाली लेंथ हमारी, और QR यानी ये वाली लेंथ, ये बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल PQR की, तो देखो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये वाला एंगल, और इस वाले के सामने का एंगल ये वाला एंगल बराबर होगा। और देखो ये हमारा 110 है, तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे 70 दोनों का, और ये बराबर बराबर है, यानी ये कितने हो जाएंगे 35 35, तो ये वाला हमारा 35 आ गया है, ये वाला भी 35 आ गया है। अब हमसे पूछा है कि एंगल OPQ बता दो, तो O ये हो गया, इसको मैंने P से मिला दिया, इसको मैंने Q से मिला दिया। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से देखना। ओके, देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा ऑलरेडी, जैसे कि मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये सर्कल यहाँ पे कोई बेस है, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, और यहाँ पे ये ऐसे है, और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो जो सेम बेस AB है, अगर इस सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि पर थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाता है सेंटर पे 2 थीटा बनाता है, ये आपको पता होगा, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो देखो इस वाले बेस की मैं बात कर रहा हूँ, बेस PQ की, तो बेस PQ है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है 35 बना रहा है, तो सेम बेस पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सेंटर है, और मैं अगर इस वाली साइड की बात करूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या है रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगे, होंगे कि नहीं हो, जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनके जो सामने के एंगल हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। जब ये 70 है तो बाकी जो बचे दोनों एंगल है उनका सम कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब दोनों बराबर है तो कितने के हो जाएंगे 55 55 के हो जाएंगे, तो हमसे यही वाला एंगल पूछा था जो 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो हमसे पूछा था एंगल OPQ, तो OPQ ये हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है किसी घन के जो मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकालना है। ठीक है, देखो किसी भी अगर मान लो क्यूब की साइड A है, तो इसका जो डायगोनल है वो कितना होता है √3A होता है, जो हमें कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ से A आ जाएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुना √3 गुना √3 ऐसे लिख सकते हैं ना, और इस √3 का भाग दे देते हैं, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो साइड है वो हमारी कितनी आ जाएगी 4 √3 आ गई। ठीक है,
अब हमसे पूछ रहा है कि घन का आयतन, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, साइड्स का क्यूब होता है, ए क्यूब होता है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 और √3 का हो जाएगा 3√3। तो ये कितना आ जाएगा 180 और 12 192 अंडर √3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 57। बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धातु शीट से इतने इतने और इतने सेंटीमीटर के 3 वृत्ताकार प्लेटें काट दी जाती है, धातु शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ओके, देखो यहाँ पे ऐसे दिया है कि ये एक हमारे रेक्टेंगुलर शेप है, एक शीट है जिसकी लंबाई कितनी है 36 है और जिसकी चौड़ाई है 16 है। बोल रहे कि इससे 3 सीट काट ली हमने, मान लो ये एक सीट काट ली, ये एक सीट काट ली और ये एक सीट काट ली, ठीक है, क्योंकि 3 सर्कुलर सीट काटी हमने इसमें। आगे हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोले कि 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लो इसकी त्रिज्या 6 है, इसकी त्रिज्या 4 है और इसकी त्रिज्या कितनी है 2 है। तो जो रिमेनिंग हमारा एरिया बच रहा है वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर का एरिया है, शेष भाग एक क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो अगर हमारा जो एरिया निकल जाएगा उसका रूट ले लेंगे तो उस वर्ग की साइड निकल जाएगी, वही हमसे पूछिए हम, ठीक है। तो देखो टोटल निकालते हैं पहले, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, सीट का हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल यही होता है एल गुणा बी। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं ये तीनों शेप का, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैं पाई क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ तीनों में, 22/7 और 3 इन तीनों का निकाल रहा हूँ, तो सिर्फ आर बच गया। यहाँ पे आ जाएगा ये 36 और यहाँ पे 2 का आ जाएगा 4 और 4 का आ जाएगा 16, ये इतना हो गया। ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर का एरिया है, यानी अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ये ए स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 16 6 के 96, 9 16 3 48, 48 और 9 कितने आते हैं 57 576 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते। देखो 36 और 4 40, 40 और 16 कितने हो जाएंगे, इन तीनों का सम 56 हो जाएगा और 7 से ये 8 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 22 इंटू कितना थे 8 दूनी 16 असिला 1 8 दूनी 16 और 1 17 176, ये आ गया हमारा। देखो 576 में से 176 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ से ए आसानी से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 20। यही हमसे पूछा था, 20 हमारी क्या हो जाएगी, जो साइड आ जाएगी स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 60। देखो जो CISI से काफी क्वेश्चन पूछे हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों टॉपिक्स को मिला के। बोले कि किसी निश्चित धनराशि पर 15% की दर पर 3.5 वर्ष में जो साधारण ब्याज है और सेम धनराशि पर 12% की दर से इतने वर्षों में साधारण ब्याज है, इनमें जो डिफरेंस है वो 1840 है। देखो 15% के हिसाब से 3 सही 1/3 साल, ये कितना होता है 3 3 9 और 1 10/3, इसका ब्याज कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 50% आ गया ये, ठीक है। आगे बोला कि सेम धनराशि पर 12% की दर से 5 से 1/2 साल का, यानी 5.5 साल का, कितना हो जाएगा ये 12 पंजे 60 और 66, 66% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16%। इस 16% की वैल्यू हमें दी गई है 1840 रुपये। तो हमसे पूछ रहे हैं धनराशि क्या है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 4 से भाग देते हैं और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, बचे कितने 2 24, 4 6 की 24, 460 आ गया। अब 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे 100 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 25 6 की 150 और फिर 15, 25 चौको 100, 100 और 15 115, तो 11500 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। हाँ, इसको देखो सिंप्लीफाई करना है। 81 क्या होता है 3 की पावर 4 होता है और इसकी पावर है 0.16 और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 0.36 है, ठीक है। आपको पता है कि ए की पावर अगर x है और ए की पावर y है तो ये क्या हो जाती है ए की पावर x प्लस वाई, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये भी पता होना चाहिए अगर ए की पावर x है इसकी पावर y है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स वाई, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 चौके 64, यानी 0.64 तो ये हो गया, और फिर यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 0.36 ये हो जाएगा, तो 0.64 और 0.36 कितना हो गया हमारा 1 होता है मिलके। तो 3 की पावर 1 मतलब 3 हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। देखो ये तो हमारा हो गया। ओके, ये तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम इसकी बात करते हैं।
देखो यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का। बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये हमने एक मीनार मान ली, इसके शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे एक बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। बोला यहाँ इसके टॉप से, यहाँ से एक व्यक्ति है, वो एक बच्चे को देख रहा है 30 डिग्री के एंगल पर। मीनार के पाद बिंदु यानी यहाँ से बच्चे की दूरी निकालनी है, यानी ये वाली दूरी निकालनी है। गणना हेतु आदमी और बच्चे की ऊंचाई को नगण्य मान लीजिए। ओके, देखो 30 के केस में ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये कितना हो जाएगा 2 होता है। जब 1 की वैल्यू 30 दी गई है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30√3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन, ओके जीएस का है। ओके 82 बोल रहे एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर की चाल से चलता है, 11 किलोमीटर पर आवर। मैंने एक्स मान ली शांत जल में चाल, तो ये हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर बोल रहा है जो धारा की चाल है 5/6 मीटर पर सेकेंड है। हाँ ओके, देखो धारा की चाल को मैं वाई मान लेता हूँ, ये बोल रहा है 5/6 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे सारे आंसर है वो किलोमीटर में है और किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से 5 चले जाएगा, 6 से ये 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी हमारा जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3 आ गई। x हमारा 11 गिवन था। अब हमसे पूछ रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है धारा की अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, तो 11 - 3 8, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, 9/2 मतलब 4.5 आवर, 4 घंटे और 30 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83। ये बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को इतने रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को निपटा देता है 20 दिनों में और बी से निपटा देता है 30 दिनों में, लेकिन सी की सहायता से क्या करते हैं कि ये 8 दिनों में इस काम को निपटा देते हैं। एलसीएम की अगर बात करूं तो 20-30 का तो 60 हो जाएगा, लेकिन 15 का नहीं हो पाएगा, 8 का नहीं हो पाएगा, 120 हो जाएगा। 20 6 120, 30 चौक 120 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं हमको इसके जो पैसों को बांटना है। तो एक तो तरीका होता है कि जब हम इसको सॉल्व करें टोटल वर्क के हिसाब से, लेकिन अगर सेम टाइम पीरियड तक काम करते हैं तो जो पैसा है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, इनकी इफिशियंसी 15 है। देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे सी का हिस्सा बताना है। ठीक है, देखो ए की इफिशियंसी 6 है, बी की 4 है 10, तो यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो जो पैसा है इनकी इफिशियंसी में रेशियो बढ़ जाएगा, यानी ए बी सी में हम अगर पैसे बांटना है तो इसी रेशियो में बांट देंगे, इनकी इफिशियंसी के रेशियो में 6 4 5 के में। हमसे सी का शेयर पूछ रहा है, यानी सी का पूछ रहा है 5 बटे टोटल कितना है, ये 6 और 4 10 5 15, यानी बेसिकली 1/3 निकलेगा टोटल का। टोटल कितना है हमारा 18750। तो यह जाएगा 3 6 की 18, 3 2 6, 3 5 15, 6250 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर पहला गिवन है। तो देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारा। और 95/15, देखो 5 से मैं इसको काट लेता हूँ, 19 टाइम 5 से कट जाएगा 3 टाइम, तो ये तो आ जाएगा 19/3 माइनस ये है 34, और इसको भी डिवाइड करना है। उससे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो बोर्ड मास के नियम से ही करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा 3 × 12 कितना हो जाएगा 36। देखो यहाँ पे डिवाइड है, इसको मैं यहाँ पे ये है 18 माइनस 3 × 12 36 हो गया, तो 4/36 आएगा। 4/36 कितना हो गया 1/9, तो 18 माइनस 1/9 हो गया ये। ठीक है, अब ये जो 1/9 है ये किससे मल्टीप्लाई है, इस 9 से भी मल्टीप्लाई है ये, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, यानी 1 बचा है। 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, तो ये तो है 19/3 माइनस 34/17 आ जाएगा 2, और ये 2 से और मल्टीप्लाई है 4, तो ये आ जाएगा 19/3 माइनस 4। देखो 19/3 कितना होता है 3 6 की 18, और 6 से 1/3 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 2 सही 1/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है, तो फोर्थ गिवन है। बोले देखो 4750 रुपए की राशि है, 5.5 साल के लिए निवेश की जाती है, तो 5.5 साल बाद इतनी हो जाती है। तो बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज की जो दर क्या होगी, यानी रेट पूछ रहा है। देखो 6840 हमारा अमाउंट हो गया 5 साल बाद, और प्रिंसिपल था 4750, 5.5 साल बाद, तो ब्याज कितना आया 0, 14 में से 5 गए तो 9, 0 और 2090 ब्याज आया है। ठीक है,
यह है हमारा 5.5 साल में, 5.5 ईयर में। तो यहाँ से 1 ईयर का निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2090, 5.5 का भाग देना है, यानी 11/2। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचे कितने 9, 11 9 99, 190 का डबल 380 रुपये ब्याज है। ठीक है, तो अगर रेट निकालनी है तो 380 ये कितने पर है, 4750 पर है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से रेट आ जाएगी हमारी। देखो ये 1 0 से 1 0 चले गया, 5 और क्या करते हैं हम, 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 35 बचे कितने 3 5 6 30 और 5 9 45, बचे 2, 55 25, 95, 5 दूनी 10 और 5 से गया 19, 19 चौके 76, 4 दूनी 8, 8% आ जाएगी। देखो दोनों शिफ्ट का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कुछ ऐसा खास नहीं देखने को मिला है जहां तक मुझे समझ आ रहा है। बोले कि पाइप पे किसी टंकी को 50% भाग को 4 घंटे में भर दे। देखो पाइप पे है 50% का मतलब 1/2 पार्ट को कितने टाइम में कर भर देता है, 4 घंटे में भर देता है, 4 आवर में। तो जो पूरी को कितने में भर देगा, 8 आवर में, यानी एक कंप्लीट कितने में भर देगा, 8 आवर में। ठीक है, तो ए किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है और बी है उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगी, 12 और 8 कैल्शियम 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तो दोनों मिलकर कितने में भर देंगे, 24/5 में। 24/5 का मतलब 5 चौके 20, 4 आवर, 4 आवर और बचे कितने 4/5 आवर। तो देखो 4 आवर तो ये पूरे पूरे हो गए और 4/5 आवर है, तो 4/5 आवर को मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 12, 12 चौके 48, तो 4 आवर और 48 मिनट हो जाएंगे टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर पहला गिवन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 है, बोल रहे कि ए प्लस बी की वह मैक्सिमम वैल्यू निकालो जिससे कि जो 8 अंक की संख्या है वो 15 से डिविजिबल हो जाए। देखो संख्या है 4523A60B, ये किस, सॉरी 60B है, मैं 5 लिख दिया मैंने, 60B है, ये 15 से डिविजिबल है। 15 से डिविजिबल होने का मतलब है 3 से और 5 से डिविजिबल है। देखो आपको पता है कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है, जब लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो ही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है, वो कंडीशन ये दी गई कि ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले, इसका मतलब है दोनों को मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, तो बी को फिर क्या लेना पड़ेगा, हमें 5 लेना पड़ेगा, 0 हम ले नहीं सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मिटा के यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 5 ही लिख देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमें इसको 3 से डिविजिबल करना है। देखो तो 3 के मल्टीपल में हटा देते हैं हम, 4 5 9 ये हट जाएगा, और 3 पूरा डिविजिबल होता है, 6 पूरा डिविजिबल होता है, और 5 और 2 7 है, 7 से 6 पूरा होता है, सिर्फ एक नहीं होता, एक यहाँ से बच गया, और ये 1 + a है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, देखो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमारा क्या हो सकता है, ये 0 3 6 9 इतना ही जा सकता है, क्योंकि एक डिजिट नंबर है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ ए की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, बट 9 लेंगे तो ये डिविजिबल होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ए की वैल्यू 8 ले सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू 8 लेने पर ये 9 बन जाएगा, तो डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो ए हमारा 8 आ गया और बी हमारा कितना आया था, 5 आया था। तो टोटल हमसे पूछा है कि ए प्लस बी बता दो, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न है वो 1/2 से कम है। एक तो तरीका है आप नॉर्मली डिवाइड करके निकाल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। दूसरा तरीका है आप कंपेरिजन कर लो दोनों का, 11/21 है और 1/2 है, इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 22 हो गया, 21 हो गया। पहला नंबर बड़ा आ रहा है, जबकि पहला नंबर तो क्योंकि हमें 1/2 से कम लेना है, यानी ये जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है ये सेकंड वाले से भी कम आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, तो ये हो गया हमारा गलत। सेकंड के ट्राई कर लेते हैं, 8/15 और 1/2, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये बड़ा ही आ रहा है, जबकि बड़ा नहीं, यहाँ पे छोटा आना चाहिए, तभी तो 1/2 से छोटा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। अब थर्ड के ट्राई करते हैं, 15/31 और 1/2, ये हो जाएगा 30 से 31। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा आ रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी संतुष्टि के लिए लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं, 5/9 और 1/2, ये कितना हो जाएगा, 10 से 9। ठीक है, पहला नंबर कम आना चाहिए, जबकि यहाँ पे बड़ा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड ही है हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, उसका 1/8, किसी संख्या का 1/8 है, वो 42 के आधे से 12 कम है। 42 का आधा 21, 21 - 12 कितने हो जाएंगे, 9। यहाँ से x कितना आ गया, 9 8 72। हमसे पूछा गया है उस संख्या का 1/4 बता दो, 72 का 1/4,
तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे गलती से ऑप्शन इरेज हो गया, 18 इसका का सही जवाब हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ हमसे बोल रहा है एक वस्तु बी को दे रहा है और बी सी को दे रहा है। देखो हम इसको सॉल्व करते चलते हैं डायरेक्टली। बोल रहा है कि ए ने वस्तु 12,300 में खरीदी है और 200 रुपये भाड़े पर खर्च कर दिए, यानी ए को ये वस्तु कितने की पड़ी है, 12,500 रुपये की पड़ी है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वह 10% के लाभ पर ये बी को बेच देता है। देखो ये 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा ना। देखो आगे हमें दिया है कि ये 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो 1250 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, बी को ही कितने की पड़ जाएगी, 12,500 में अगर हम 1250 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13,750। ठीक है, तो बी को ये पड़ी इतने रुपए की। आगे बोल रहा है बी से 6% के लाभ पर सी को बेच देता है, यानी ये 6% के लाभ पे बेच रहा है, सी को बेच रहा है। ठीक है, तो इसका हम 6% निकाल लेते हैं। देखो 6% निकाल लेते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 100 का भाग दे देंगे तो 6% आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 0 6 5 30 बचे 3 6 7 42 और 3 45 4 6 3 18 और 4 22 2 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इतना अमाउंट आ जाएगा ये। देखो अब हमने परसेंटेज निकाला था तो ये 2 0 कट जाएंगे हमारी, तो सिर्फ 825 रुपये ब्याज आ गया हमारा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5, तो ये और 5 और 2 7 और 8 7 15 1 3 और 1 4 14,575। तो ये पड़ गई सी को 14,575 की। ठीक है, इसके बाद आगे बोल रहा है सी इस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 2915 एक्स्ट्रा ऐड करता है, यानी 14,575 तो था ही, 14,575 तो था ही, इसमें इसने कितना ऐड कर दिया, 2915 ऐड कर दिया, 2915। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 7 और 1 8 1 9 और 5 14 1 सिलाई 4 2 6 और 1 7 17,490 हो गया। बोल रहे कि इस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में पड़ेगी ये। देखो 10% होता है कितना हमारा, 1/10 होता है, तो कितने की पड़ जाएगी 9/10 की। तो इसका 9/10 निकाल लेते हैं हम, 0 से 0 चले जाएगा और 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 81 बच्चे कितने 8 9 चौको 36 36 और 8 कितने हो जाते हैं 44 4 सिलाई 9 7 63 और 4 67 का 7 6 कैरी आ जाएंगी और 9 एकम 9 और 6 15 15,741। ठीक है, तो अगर सी का हमें प्रॉफिट निकालना है, यही पूछ रहा है कि सी ने कितना लाभ कमाया। तो सी ने देखो इस वस्तु को बेचा कितने में, 15,741 में बेचा, और खरीदे में कितना, खरीदा कितने में था। देखो सी ने खरीदा था इसको 14,575 में, क्योंकि ये बाद में इसने 2,915 रुपये तो एक्स्ट्रा इसने ऐड किया था, ये तो इसके प्रॉफिट में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं हम कितना, 14,575। 11 में से 5 गया तो 6 यहीं का सिल पड़ जाएगी, और 14 में से 8 गया तो 6, और 7 में से 6 गया तो 1, और 15 में से 14 गए तो 1166 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला गिवन है। देखो बोल रहे दो संख्याओं का योगफल 72 है, यदि उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। देखो 5 3 और 5 8, 8 रेशियो की वैल्यू हमें 72 दी गई है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, पूछ रहे दोनों का अंतर बता दो, 3 और 5 2 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 9 दूनी 18। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमसे बोल रहा है एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और उसके बाद इतने रुपए में बेचता है। ठीक है, देखो मान लो कि MP 100 है। ठीक है, अब 16% की छूट दे रहा है, तो इस पे 16% का डिस्काउंट देगा, तो 16 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितने में बेच रहा है, 84 में बेच रहा है। उस 84 की वैल्यू यहाँ पे इसने कितनी दी गई है, 403.2 पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं इसको। तो 84 है तो शायद 12 से कटना चाहिए, 12 से 84 और 12 3 36 बचे 4 43। ठीक है, और 12 3 36 बचेंगे कितने 7 72, 12 6 के 72, और 7 से कट जाएगा क्या, 7 चौके 28 बचे 5 7 8 56 48/10 यानी 4.8 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू 4.8 है, तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480। ठीक है, तो देखो 100 क्या माना है, यहाँ पे हमने MP माना है, यानी ये हमारा मार्क प्राइस हो गया 480 रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है ये कि अगर कोई छूट नहीं देता है तो उसे क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। ठीक है, देखो
सीपी से एसपी की मैं बात करूँ 28% है, यानी 4% होता है 1/25, तो 28% हो जाएगा 7/25, यानी 25 से 32। ठीक है, तो देखो इस केस में ये कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब है जो एसपी होगा वही एमपी होगा, यानी जो 32 की वैल्यू है वो 480 होगी और हमें 25 की निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, इसको हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 और 2 से जाएगा 15, एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो सीपी कितना आ जाएगा 25 गुणा 15, तो हो जाएगा 15×5 = 75, 7 सिलाई और 15 दूनी 30 और 7 33, 375 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं धनात्मक संख्या का वर्ग है उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक। धनात्मक संख्या मान लो x मान लिया, तो उसका जो वर्ग है क्या है, वो उस संख्या के 5 गुने यानी 5x से 6 अधिक है। ठीक है, तो पूछ रहा है संख्या क्या है, देखो ऑप्शन दिए गए तो आप ऑप्शन का यूज कर लो, सबसे बेस्ट है। 5 देखो 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 5 25 6 31 ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारा ये तो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा हो गया गलत। अब 6 की बात करते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजे 30 और 36 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना है कोई नहीं, हम बेसिक से बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बेस्ट अप्रोच है वो तो यही है इस क्वेश्चन के लिए कि आप इसको ऑप्शन से उठाओ। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो फिर कुछ नहीं, आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ये क्या है, x² - 5x - 6 = 0 है, तो देखो ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और उनको जोड़े तो -5, तो आ जाएगा -6 और प्लस का 1, तो बाद में साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का 6 और माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 6 और -1, और हमसे पूछ रहा है धनात्मक संख्या लेनी है, यानी -1 हो नहीं सकता, 6 हो सकता है। देखो ये फैक्टर मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, आप ऐसे कर लेना, -6x और +x होंगे, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि बाद में साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे आपको नहीं पता है तो 6 आ गई वैल्यू, यही हमसे पूछा था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, बोला है प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर भी माध्य अपरिवर्तित रहता है, तो निकाला गया प्रेक्षण कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। ठीक है, देखो 12 एवरेज है और एक संख्या निकाल ली फिर भी माध्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो हमारा प्रेक्षण है वो भी 12 ही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है तो हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 7 नंबर थे, उनका एवरेज कितना था, 12 था। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है कि उनमें से एक प्रेक्षण निकाल दिया, 7 थे तो एवरेज 12 था, अब बोल रहा है कि एक निकाल दिया तो अब 6 है, तभी भी एवरेज हमारा कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सम हो रहा है, 72 हो रहा है, यहाँ पे कितना होता है 84 हो रहा है, तो निकाला कितना है, 84 से 72 12 ही निकाला है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी जब माध्य जैसे कि हमारा एवरेज 12 है और एक कोई भी हम प्रेक्षण निकाल रहे हैं और उसके बाद भी जब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो नंबर होगा वो एवरेज के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जितने भी नंबर है उनका एवरेज 12 है, उसमें से आप सेम नंबर निकालोगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ये मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया अगर आपको समझ नहीं आई हो तो चीजें। ओके, क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। देखो इस शिफ्ट में भी CI/SI के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और थोड़े कैलकुलेटेड डेटा पे पूछे गए हैं, तो आप SI CI को स्पेशली CI पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ, क्वेश्चन को देखे घबराओ ना। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि ब्याज की गणना अगर हम 8 महीने के हिसाब से करते हैं तो जो 7800 रुपए की राशि है वो X% ईयरली रेट के हिसाब से 2 ईयर में इतनी हो जाती है। ठीक है, आगे बोला है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि X + 5% वार्षिक दर से कितना हो जाएगी। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करते हैं देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो शुरू में दिए रेट दिए 8 महीने के रेट दिए, तो जो पहले वाले केस में जो हमारी रेट निकल के आएगी वो 8 मंथ की निकल के आएगी, ना कि 1 साल की। ठीक है, इस चीज में बहुत ज्यादातर लोग गड़बड़ी करते हैं और हो सकता है आप भी इसमें गड़बड़ी करो। क्या गड़बड़ी कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये जो 8 मंथ के हिसाब से बात कर रहा है और 2 साल की बोल रहा है, तो यानी 24 मंथ की बात कर रहा है, तो 8 हिसाब से यानी एक तरीके से 3 ईयर की बात हो गई। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल का, और फिर जब जो 3 टाइम ले रहे हैं तो इसका 1/3 निकाल लेंगे, यानी क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा रेट निकल के आ जाएगी, लेकिन जो रेट निकल के आएगी वो 8 महीने की आएगी, ना कि
ये जो x% की वैल्यू नहीं आएगी शुरू में आएगी, जो वो 8 मंथ की आएगी, वहां से x% हमें निकालना पड़ेगा। यही गलती आप ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो निकालते हैं। देखो ये अमाउंट है हमारा 10381 और ये 8 है, इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 0 लगा दूंगा, ये 7800 है और इसका एक 0 पॉइंट हटाने का यहाँ चिपका देता हूँ। ठीक है, इसको काटना है। देखो 78 है यहाँ पे, तो शायद 13 से कट सकता है, 13 6 की 78 और 13 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना जाएगा, 13 अंठे नहीं 13 7 91, बचा कितना 9 और 3 12, 128 हो गया, 13 9 117, बचे 11। अब 111 हो गए। अब 13 111 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 13 इंटू 104 7 78, 13 6 78, इतना आ गया। ठीक है, देखो क्यूब रूट निकलना है, वैसे ही आपको पता है ये 6 से कटेगा, बिगर सोचे समझे काट दो, 6 से कट जाएगा। जैसे तो चेक भी कर सकते हो। देखो 6 से इसको काटेंगे तो नीचे तो 1000 आ गया, ये आएगा 6 एकम 6, 1 2 19, 36 18, 36 18 6। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो 3 साल की बात हो गई एक तरीके से, क्योंकि 8 मंथ की 3 साइकिल हो गई, तो इसका हम 1/3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 11 से 10। देखो तो 10 से 11 हो रहा है कोई चीज, तो रेट कितनी आ जाएगी हमारी, रेट आ जाएगी कितनी, देखो ब्याज 1 है 10 पर, तो रेट कितनी आ जाएगी 10% आ गई। ठीक है, लेकिन इसमें जो टर्निंग पॉइंट है या जो जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं वो ये है कि ये जो रेट 10% आई है, ये कौन सी रेट है हमारी, क्या ये x% है, नहीं। ये जो हमारी 10% रेट आई है, ये 8 मंथ वाली रेट आई है, कि जो 8 मंथ के हिसाब से जो हमारी रेट आई है वो 10% निकल के आई है, जबकि जो x% वाली थी वो 12 महीने के हिसाब से थी, तो यहाँ से 12 महीने के हिसाब से निकाल लेंगे। जब 8 मंथ की रेट इतनी है तो 10 पर, हाँ ये हो जाएगा 10, 8 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 15%। ये है हमारा x, ये हमारा x% है। ठीक है, तो ये हमारी ओरिजिनल रेट है ईयरली। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, हमसे बोल रहा है कि यदि ब्याज की गणना हम अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली करें तो समान प्रिंसिपल पर x+5% के हिसाब से। देखो x हमारा कितना आ गया है, 15% आ गया है ना, और x+5 की बात कर रहा है, यानी 15 और 5 20% के हिसाब से बात कर रहा है, लेकिन हाफ ईयरली की बात कर रहा है इस केस में भी। तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, जो नई रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। तो 10% के हिसाब से 2 साइकिल में निकालना है, तो आपको पता है 10% के हिसाब से कितना होता है, 21% होता है ये। ठीक है, तो ये 21% हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जो हाफ ईयरली कंपाउंड करे, तो 7800 रुपये पर हमें कितना ब्याज निकालना है, 21% के हिसाब से निकालना है, तो 21% के हिसाब से निकाल देते हैं हम। 21 अंठे 168, 16 अस्सी आ जाएंगी, और 21 अंठे 147 और 16 147 और 6 153 और 10 163, 1638 रुपये आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो ये एक बहुत जबरदस्त सवाल है ये, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते थे इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को। एक गोले की त्रिज्या एक शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है और जो है 3√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई निकालनी है। देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी गोले का CSA 4πr², ये इक्वल गिवन है जो हमारा कौन है उसके TSA के बराबर, टोटल सरफेस एरिया के बराबर, तो हो जाएगा पाई, और रेडियस सेम है तो r लिख रहा हूं मैं, r+l। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। देखो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और r कितना था हमारा 3√3 था, 3√2 था, बराबर r+l यानी 3√2+l। तो देखो यहाँ से l कितना आ गया, 12 - 3 9√2 आ गया, ये हमारा l निकल के आ गया। तो देखो ये हमारा एक कौन था, यहाँ पे क्या था, ये हमारा जो था जो ये 9√2 निकल के आया है, और ये जो बेस था ये हमारा 3√2 है, तो ये वाली साइड कितने निकल के आएगी, 81 का डबल 162 और 3 का स्क्वायर 9 डबल 18, तो 12 में से 8 4 और 16 में से 2 तो 14, 144, 144 का अंडर रूट आ जाएगा 12। तो जो हमारी हाइट है वो 12 आ गई, क्योंकि हमसे हाइट पूछी थी ना कि स्लैंट हाइट पूछी थी, तो 12 इस सवाल का आंसर होगा। 9√2 आप गलती से जल्दी जल्दी में मत कर देना। क्योंकि देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, DI का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो, तो मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, शायद अब आपको थोड़ा विजिबल हो, नहीं होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डेटा लिखा है उसको। देखो ये पूछ क्या रहा है कि 2001 में बैच 2 में शिक्षित उम्मीदवारों की संख्या। देखो बैच 2 हमारा ये हो गया और 2001 की बात कर रहा है, यानी ये है 144।
संख्या है बैच 5 में, 2005 में बैच 5 हमारा ये है, और देव 2005 की बात कर रहा है, यानी ये 90 है। ठीक है, इससे कितना अधिक है, देखो सिंपली पूछ रहा है ये इससे कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक हो जाएगा, 54 अधिक हो जाएगा, कितने पर, 90 पर। परसेंटेज में इसको निकाल देते हैं सिंपली, 0 से 0, 9 6 की 54, 60% आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारी 9 मई की शिफ्ट सेकंड थी वो हमारा हो चुके हैं, यानी लेवल 6 के हम दोनों पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अभी बचा है लेवल 4 का पेपर, वो भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेथड्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करना और लाइक कमेंट भी करना, क्योंकि देखो इतना तो आप कर ही सकते हो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो। ठीक है, क्योंकि देखो उससे होता कुछ नहीं है, बस जो भी कोई वीडियो बना रहा है तो उसको अच्छा लगता है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।